हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद करंट एजुकेटर। मेरा नाम है पीयूष, आप सभी का मैं मैथमेटिक्स मेंटोर। आज क्लास 12th रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, डिटेल्ड चर्चा करेंगे और ये आपका लेक्चर नंबर 1 होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग और सारी बेसिक से बातें बताऊंगा, एडवांस तक लेके जाऊंगा और ये आपका लेक्चर नंबर 1 रहेगा, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिलेशन के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। सबसे पहले रिलेशन के बारे में बात करेंगे। रिलेशन से पहले ये आपने ये चैप्टर क्लास 11th के अंदर भी पढ़ रखा है एकदम बढ़िया से, लेकिन वहां पर क्या है ना, बेसिक पढ़ा है। क्लास 11th क्या है, बेसिक है, और भाई क्लास 12th क्या है, एडवांस है ना। इतना ही अंतर है। क्लास 11th में जो भी चीज़ आप पढ़ के आए हैं क्लास 12th के अंदर काम आएंगी, उनको पता होना चाहिए। तो उसको पहले रिकैप करा देते हैं जल्दी से, है ना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कहाँ से, कि सेट क्या होता है ना। ये तो जानते हो कि सेट क्या होता है। सेट क्या होता है, एन अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया एक सेट के अंदर वॉवेल है, ए आई ई ओ यू। ठीक है, ये आपके अंदर वॉवेल है। ये अच्छा, ये किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो ये लिखे हुए हैं भैया रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या होता था, हर एक एलिमेंट को सेपरेट कर देते थे कॉमा से और उसको एक कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देते थे, वही आपके क्या कहलाते थे, रोस्टर फॉर्म कहलाते थे। उसके बाद अगर हम इसको कहें कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करो, मतलब रूल मेथड में चेंज करो, तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ वॉवेल। ठीक है, ये आपका सेट बिल्डर हो गया। इतनी बात क्लियर है, ये सब इसकी बेसिक बातें हैं। ये आपका हो गया सेट बिल्डर, क्लियर। अब इसके बाद ये तो था सेट चैप्टर की कहानी। अब इसके बाद हम इसको कनेक्ट कराएंगे रिलेशन एंड फंक्शन से। तो रिलेशन फंक्शन के अंदर आपने पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, पढ़ा है कि नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट की हम अगर बात करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था इसका मतलब, इसमें क्या होते थे, दो सेट होते थे जो कि नॉन इम्पटी होते थे और उनके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड करना होता था। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं डिफाइन कर देता हूँ। कोई भी सपोज करो, लेट ए एंड बी टू नॉन इम्पटी सेट। कोई दो नॉन इम्पटी सेट है और उनके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है, तो किससे डिनोट करते थे, ए क्रॉस बी से करते थे कि नहीं। तो जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, ए कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक, और बी भी कोई सेट है जिसके अंदर 4 5 एलिमेंट है। तो मैंने जब आपसे कहा कि ए क्रॉस बी फाइंड करके दिखाइए, तो ए के हर एलिमेंट के साथ बी का क्रॉस कराएंगे कि नहीं। तो बिल्कुल उसी तरह देखिए, जैसे मैंने 1 4 कर दिया, फिर 1 5 कर दिया, फिर 2 4 कर दिया, फिर उसके बाद 2 5 हो गया, फिर 3 4 हो गया, और लास्ट में 3 5 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ए क्रॉस बी। तो इसी को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का काम आता है किसमें, रिलेशन में। अब देखो यहीं से आपका चैप्टर भी स्टार्ट हो रहा है। रिलेशन अब क्या होता है, तो एक कोई सेट है, मान लो ए कोई एक सेट है, वो भी नॉन इम्पटी है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। तो उन्हीं के जो सबसेट्स हैं, अगर वो इन्हीं के सबसेट मतलब ए क्रॉस ए की बात कर ले या ए क्रॉस बी की बात कर ले, और वो एक रिलेशन से मिल रहे हैं, मतलब कि अगर मैं रिलेशन की बात करता हूं, तो रिलेशन क्या होता है, सपोज करो लेट ए बी द सेट, और ये कैसा सेट है, नॉन एम्पटी सेट है, मतलब कि इस सेट के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। क्लियर हो गया। तो ए कोई सेट है और जो उसके सबसेट्स है, किसके सबसेट्स, ए क्रॉस ए के, तो सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए बी कॉल्ड द रिलेशन, यही क्या कहलाएंगे, रिलेशन कहलाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यही से चैप्टर आपका स्टार्ट होना होना शुरू हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। तो आई होप समझ में आ गया होगा
कि जो सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए होंगे वही क्या कहलाएंगे, रिलेशन कहलाएंगे। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम इनके टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे। सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, अगर मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करता हूं तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला सेट है आपका एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी सेट जैसे आपने पढ़ा है उसी तरह एम्प्टी रिलेशन भी है, लेकिन यहाँ पर क्या बात होगी, यहाँ पर कार्डिनल प्रोडक्ट को लेकर के ही बात होगी, क्योंकि रिलेशन ही कार्डिनल प्रोडक्ट से ही बना हुआ है, तो उसके जो टाइप्स होंगे वो भी तो उसी से बने होंगे। तो इसीलिए जो भी हम बात करेंगे वो कार्डिनल प्रोडक्ट के बिहाफ पे ही बात करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने वहां पर आपको क्लास 11 आप याद करिए, जब एम्प्टी सेट हम लोग पढ़ते थे, मतलब कि उस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो तो एम्प्टी सेट कहलाता था। उसी तरह यहाँ पर भी जब ए क्रॉस ए करते हैं आप, जब ए क्रॉस ए करते हैं और उसके एक भी एलिमेंट रिलेशन से नहीं मिलते तो मतलब फाई आ जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, मतलब सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, जो सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए होते हैं वो क्या है, फाई है, मतलब एक भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है रिलेशन से, दैट इज कॉल्ड फाई, और फाई ही क्या कहलाता है, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, अगर डिफाइन करना चाहते हो तो कह सकते हो कि लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट। कोई एक ए सेट है जो नॉन एम्प्टी है, ठीक है, और जो उसका क्रॉस है, मतलब ए क्रॉस ए वो बिलोंग ही नहीं कर रहा है रिलेशन से, दैट इज कैसा है, फाई है, वही कहलाएगा एम्प्टी रिलेशन। क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं भाई, एग्जाम्पल तो सबसे बड़ी चीज है। जैसे मैंने ए कोई सेट ले लिया जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट भर दिए, और मैंने जब कहा कि भैया इसका जो कुछ रिलेशन जो बनता है, तो मैं ए क्रॉस ए ही कर रहा हूं, मतलब खुद का खुद से, तो 1, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 को 2 से कराते हैं, ठीक है, फिर 1 को 3 से कराते हैं। एक बार इसको एक बार और लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो मैंने 1 को 1 से करा दिया, फिर 1 को 2 से करा दिया, फिर 1 को 3 से करा दिया, उसके बाद 2 को 1 से कराया, फिर 2 को 3 से भी करा दिया, और फिर उसके बाद वापस 3 से आएंगे तो 3 को 1 से करा देंगे, 3 को 2 से करा देंगे, और 3 को 3 से करा देंगे। तो ये आपका क्या बन गया, ए क्रॉस ए, मतलब कार्डिनल प्रोडक्ट मैंने बना दिया। अब मैंने एक रिलेशन दे दिया आपको, वो रिलेशन कैसा है, वो ऐसा है, देखो x such that x belongs to a, मतलब x belongs to a मतलब इस सेट से बिलोंग कर रहा है, और मैंने कह दिया कि a प्लस बी बराबर 10, कुछ ऐसा रिलेशन दे दिया। अब जरा हमको चेक करके बताइए क्या इस कंडीशन, मेन तो रिलेशन यही है आपका, इस कंडीशन को कोई सेट कोई फॉलो कर रहा है, इसका कोई सबसेट, जरा मुझे बताओ। मैं a प्लस बी मतलब हर एक इस एलिमेंट को अगर ऐड कर दो और 10 के बराबर आ जाए तो वो रिलेशन के अंदर है, अगर नहीं आता दैट मीन्स नहीं है। तो क्या 1 प्लस 1 करेंगे 10 आएगा, नहीं आएगा। 2 प्लस 1 करेंगे 10 नहीं, मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसको ऐड करने पे 10 आ जाए, दैट मीन्स योर रिलेशन व्हाट, 5। भाई एक भी सबसेट आपके मैच ही नहीं कर रहा है, दैट इज 5। तो 5 ही क्या कहलाएगा, वही तो इम्पर्टी रिलेशन कहलाएगा। क्लियर हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड टाइप की बात करते हैं। तो जो सेकेंड टाइप है आपका वो है आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, उसका नाम है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, कोई भी एक ए सेट है, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, क्लियर है बात। और इसको मैं एग्जांपल की हेल्प से बताता हूं तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो 1 2 3 एक सेट है जिसके अंदर, सॉरी ए कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 एक एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि भैया खुद का खुद से जो भी रिलेशन बनेगा वो खुद का खुद से ही बनेगा। जैसे मैंने ए क्रॉस ए कर दिया, ठीक है, तो ए क्रॉस जब ए करेंगे, अभी मैंने जब थोड़ी देर पहले किया तो बहुत ढेर सारे सबसेट बने थे, बने थे, लेकिन उसमें से जो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, यही आपके आइडेंटिटी रिलेशन कहलाते हैं, मतलब खुद का खुद से, वही कहलाता है क्या, आइडेंटिटी रिलेशन।
ठीक है, एक भी ना एलिमेंट ज्यादा ना एक एलिमेंट भी कम, आपको सिर्फ खुद का मतलब बाई सेल्फ जो होता है उसी को आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। अब आप चाहते हो कि नहीं हम 3 नहीं ऐसे ले लें 1,2 भी ले लें, तो अब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अभी हम इसको आगे पढ़ाएंगे। एक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो मेजर पार्ट कंटेन करते हैं चैप्टर का, वो है यहाँ पर आ जाता है। अब इसकी भी बात करेंगे, लेकिन जब सिर्फ सेल्फ की बात होगी तो ये आपके कैसे होंगे, ये आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ सेल्फ की। अगर उस सबसेट के अंदर सिर्फ सेल्फ वाले एलिमेंट ही हैं, मतलब 1,1 2,2 3,3, मान लो एक 4 भी एलिमेंट आ गया, 4 भी एलिमेंट आ गया, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा 4,4 भी ले लूंगा, तो आपके ये भी सब आइडेंटिटी रिलेशन ही कराएंगे। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद ये आपका सेकंड टाइप था। अब आएंगे थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप में आपका यूनिवर्सल कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे यूनिवर्सल सेट पढ़ाया था उसी तरह यूनिवर्सल रिलेशन भी है। मतलब आपको उस लिमिट के बाहर नहीं जाना है, उस लिमिट के अंदर ही रहना है। सपोज करो आर कोई एक रिलेशन था, जो भी उसके सबसेट थे, मतलब ए भी कोई एक सेट था और आर कोई एक रिलेशन था, तो जो आर होगा वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। क्लियर हुई। क्या कहा, जैसे मैंने यूनिवर्सल सेट पढ़ाया था उसी को कनेक्ट करिए यूनिवर्सल रिलेशन के साथ। मैंने आपसे कहा कि भैया 1 से लेकर के नेचुरल नंबर 10 तक ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। अब आपसे मैंने कहा कि ए भी कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट, और फिर जब मैंने ए क्रॉस ए करवाया, तो जब ए क्रॉस ए कराएंगे तो 1 से 10 के बीच में ही एलिमेंट आने चाहिए, तो वही आपका क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल के मतलब आपको उस लिमिट को पार नहीं करना है, वही आपका यूनिवर्स है, उसी यूनिवर्स में आप रहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। बातों को कनेक्ट करते हुए चलिए, हर एक बात आपको समझ में आएगी, अच्छे से आएगी। ठीक है, उसके बाद चौथा टाइप जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका मेजर पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जितने भी ये सब बताए हैं ये सब नॉलेज के लिए आप अपने पास रखिए, अब इसका कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा मैंने एक चीज नहीं बताया, नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड किया जाता है, ये क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। नंबर ऑफ रिलेशन, इसको जरा नोट करिएगा नोट में, कि ए और बी कोई दो सेट हैं, ए एंड बी, टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, समझिएगा जरा, बस इतनी बात ही काफी है इसके लिए। जो ए एक सेट है उसको मैं मान लो एम मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और बी जो सेट है उसको मैं थोड़ी देर के लिए एन मान लेता हूं। तो जो नंबर ऑफ रिलेशन का जो फॉर्मूला होता है, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ रिलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो 2 दी पावर mn होता है, 2 दी पावर mn होता है, जहां पर m क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट A, और n इज कॉल्ड नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट B। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा अब क्या होता है, क्लास 12th में आ गए हो, क्लास 11th की बातें खत्म हो गई हैं, थोड़ी थोड़ी करेक्ट करके चलना बस। ठीक है, अब क्लास 12 में क्या होता है ना, एक ही सेट आपको दे दिया जाता है, मान लो एक ए ही सेट दे दिया गया, और जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, आपसे कहेगा नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला बताइए, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला बताइए। तो क्या होगा, तो यहां पर ये सिर्फ एक सेट के लिए है, तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होगा भैया 2 दी पावर n स्क्वायर, 2 दी पावर n स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों ही बात को नोट करिए, आपके दो सेट के लिए या आपका एक सेट के लिए। ठीक है, दोनों से नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड किया जाता है। यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट, क्योंकि एक ही सेट है तो सेट की बात करेंगे ना, वहां पर a और b को डिनोट नहीं करना है। क्लियर हो गया बात, नोट करिए फटाफट से, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात थी ये। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन पढ़ लिए। अब हम लोग जो मेजर टाइप्स होते हैं, जो 3 तरीके के होते हैं, पहला होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है सिमेट्रिक, तीसरा होता है ट्रांजिटिव। इन्हीं पर क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड में,
हाफ ईयरली में मिड टर्म कह रहे हैं, प्री बोर्ड में फर्स्ट प्री बोर्ड सेकंड प्री बोर्ड इन्हीं सब का एक क्वेश्चन आना है, ठीक है। आपसे कहा जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रूफ करो, आपसे कहा जाएगा सिमेट्रिक प्रूफ करो, आपसे कहा जाएगा ट्रांजिटिव प्रूफ करो। चलो करवाते हैं, है ना। सबसे पहली बात, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जस्ट ठीक। तो ये आपका रहेगा फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप में आपको हम पढ़ाएंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। अब आप होने वाले थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज, पता है क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन वाली बात ही है यहाँ पर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी वही रिलेशन होता है जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है। क्या बोला मैंने? रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी वही रिलेशन होता है जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है। आइडेंटिटी रिलेशन मैंने क्या पढ़ाया कि भैया खुद का खुद से ए कोई सेट है, ठीक है, तो 1,1 2,2 और 3,3 यही आपके क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और यही क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि आइडेंटिटी रिलेशन ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? नहीं, नहीं कह सकता। इतनी बात जब लिखी हो तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव दोनों कह सकते हैं। इतनी बात अगर लिखी है तो ये आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है। समझा? समझना बात को। जब इतनी बात लिखी हो, सिर्फ इतनी बात, 1,1 2,2 3,3 एक और ले लो, 4,4 भी ले लो, अगर इतनी बात लिखी हुई तो आइडेंटिटी भी हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि मान लो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, एक और आ गया 2,4। मान लो मैंने ए क्रॉस ए कर दिया था, तो ए क्रॉस ए के अंदर ये वाले एलिमेंट जो होंगे वन जो सेल्फ वाले होंगे, मैंने उनको आइडेंटिटी भी कहा, रिफ्लेक्सिव भी कहा। लेकिन जब मैंने ए क्रॉस ए किया तो मैंने एक उसका एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ले लिया, 2,4 भी ले लिया। तो अब ये भैया जी ये आइडेंटिटी नहीं होगा। क्या बोला? ये आइडेंटिटी नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, ये आइडेंटिटी नहीं होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव होगा। एक बात डिफरेंस क्लियर होगी नहीं? अगर सिर्फ और सिर्फ सेट के अंदर या सबसेट के अंदर रिलेशन के अंदर आपको सेल्फ वाले सिर्फ एलिमेंट दिखेंगे तो उसको आइडेंटिटी भी कह सकते हो, रिफ्लेक्सिव भी कह सकते हो, ठीक है। क्लियर है? लेकिन अब रिलेशन के अंदर एक और ऐसा एलिमेंट आ गया जो सेल्फ वाला नहीं है। सेल्फ वाला नहीं है, मैंने 2,4 ले लिया, या 2,3 कर लो भाई, 2,3 कर लो, ठीक, मैंने ऐसा कुछ ले लिया। अब ये आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि इसमें सेल्फ वाला तो है लेकिन एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो सेल्फ नहीं है, तो मतलब अब आइडेंटिटी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें 1,1 2,2 3,3 भी है, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर बात करें, अगर a a बिलोंग्स टू r है, दैट मीन्स जो आपका रिलेशन है तो r इज रिफ्लेक्सिव होगा। ये बात जरा नोट करिएगा, ठीक है। a बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स r इज रिफ्लेक्सिव। इतनी बात क्लियर हुई? आगे बढ़ जाए। अच्छा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव का फॉर्मूला भी है, तो इसको भी जरा नोट करिएगा। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज इक्वल्स टू 2 n² माइनस n, 2 माइनस n। भैया इन पे भी क्वेश्चन आते हैं, अभी कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, चिंता मत करिएगा, ठीक है। अभी सब जितनी भी थ्योरी है सब कुछ पढ़ा दे, उसके बाद सीधा सवाल पे ही कूदेंगे, ठीक है। इसको जरा नोट करिएगा। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। 2n को भी लोग बाहर ले लेते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं n-1, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों बात एक ही है, बट कंफ्यूज मत होइएगा, बस कहने का मतलब ये, ठीक है। देख लीजिए, क्लियर हो गया? ये आपका था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड जो टाइप है, मेजर सेकंड टाइप जो होता है वो होता है सिमेट्रिक, ठीक है। इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट है और इन तीनों पर क्वेश्चन भी आना है, ठीक है। आप अगर इम्पटी नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, यूनिवर्सल नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये तीन जरूर आने चाहिए, ठीक है। सेकंड जो टाइप होगा वो है सिमेट्रिक। अब ये सिमेट्रिक क्या होता है देखो बताते हैं।
ए वही ए कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है। चलो सेट वेट छोड़ दो, हटाओ। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर ए कॉमा बी वो रिलेशन है आर से, बिलोंग करता है आर से, तो भैया बी कॉमा ए भी रिलेशन है आर से, उसका भी मतलब ए भी, मतलब जैसे मैं नंबर से बात करूं तो अगर 1 2 अगर रिलेशन से है और 2 1 भी रिलेशन से है, दैट मीन्स जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक होगा। क्या समझे, क्या समझे? मतलब कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी मतलब उसका अपोजिट वाला भी बिलोंग कर रहा है आर को, दैट मीन्स जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? इसीलिए मैं कोई डिफरेंशियल बता ही नहीं रहा हूँ, सीधा कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, मतलब कि अगर जैसे 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, कोई एक रिलेशन है, मान लो कोई एक रिलेशन है, उसमें 1 1 2 3 3 सब कुछ आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने अभी लिया था एक सेट, जब इसका आप ए क्रॉस ए निकालते हैं तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, आएंगे कि नहीं? तो उसके अंदर ये कुछ भी एलिमेंट आएंगे, 1 2 भी आएगा, 2 1 भी आएगा। जब कुछ ऐसा हो जाता है तो मतलब उसका जो रिलेशन होगा वो आप रिलेशन क्या कैसे कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन है। क्लियर हुआ? अब आओ जरा, अच्छा भैया इसका फॉर्मूला भी होता है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू दी पावर, देखिएगा जरा, टू दी पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2, ये सब पावर में भैया, टू दी पावर n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2। ठीक है, n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, इसको जरा नोट करिए, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, एमसीक्यू में लोग फंसा ले जाते हैं इसमें। ठीक है, सिमेट्रिक का बहुत कम पूछा जाता है, ये भी बात है, सिमेट्रिक बहुत कम पूछा जाता है। आपसे नंबर ऑफ रिलेशन पूछ लेंगे भैया, क्या ये सेट है, और सबसे ज्यादा अब क्या, क्लास 11 में आप 2 सेट पढ़ के आए थे तो आप उसी को याद करे रहते हैं, लेकिन अब क्लास 12 में क्या है, एक सेट की भी कभी कभी बात कर ली जाती है, तो उसमें क्या होता है ना कि आप एक सेट के लिए आप नंबर ऑफ रिलेशन बताइए, तो उसका भी फॉर्मूला मैंने बता दिया, टू दी पावर n स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया भैया? अब लास्ट वाला जो ट्रांजिटिव है, तीनों ही बड़े आसान है, बस थोड़ी सी समझने की कोशिश करिएगा, मैं तीनों को भी एक साथ डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, यहीं पर बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या होता है, यहां पर 3 कोई नंबर होते हैं, ए भी है, बी भी है और सी भी है, तीनों बिलोंग करते हैं आर को। ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। अब यहां पर अगर ए कॉमा बी रिलेशन है आर से और बी कॉमा सी भी रिलेशन है आर से, अगर ऐसा है कि ए कॉमा बी रिलेट करता है आर को और बी कॉमा सी रिलेट करता है आर को, रिलेशन को, तो इट मस्ट बी कि ऐसा हो सकता है, हो सकता नहीं होगा, कि ए कॉमा सी भी रिलेशन होगा आर का। अगर ऐसा होता है दैट मीन्स वो ट्रांजिटिव है। कैसे समझे, देखो जैसे मान लो 1 2 है, उसके बाद 2 3, तो मतलब ये भी बिलोंग करता है आर को और ये भी बिलोंग करता है आर को। तो ऐसा हो सकता है कि भैया उसमें 1 3 भी हो, ऐसा हो सकता नहीं होगा। तो ऐसा अगर होता है तो वो ट्रांजिटिव होगा। समझे, समझ गए? इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव माइंड करो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं। क्लियर हो गया नहीं? थोड़ा सा हो गया है, मानते हैं, लेकिन समझो भैया मैंने क्या बोला, ए और बी और सी तो जो रिलेशन को बिलोंग करते हैं। उसके बाद मैंने एक और बात देखी कि ए कॉमा बी रिलेट करता है आर को, बी कॉमा सी रिलेट करता है आर को, तो इट मस्ट बी ए कॉमा सी भी रिलेशन होगा आर का। ठीक है, वो भी बिलोंग करेगा आर को। अगर ऐसा होता है दैट मीन्स वो रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, चलो भैया अब इन्हीं तीनों से जुड़ी एक और बात, वो क्या है, चलो बताते हैं भैया। एक मिनट, ये बोर्ड थोड़ा सा ना परेशान करता है। ओके, ठीक है, चलो ठीक है। अब भैया थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी टाइप के अंदर ही आता है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, लेकिन इसको समझाना कैसे वो हम बताते हैं।
इक्विवेलेंस रिलेशन को मैं बीच में लिखता हूँ, अभी बताऊंगा क्यों बीच में लिख रहा हूँ भैया। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन ये आपका कौन सा टाइप हुआ, 6 मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ये आपका 7वां टाइप है। ठीक है, 7th टाइप है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये अब क्या होता है बता, तो बहुत आसान है, एकदम आसान है। इक्विवेलेंस रिलेशन आपका तभी वो होगा जब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा। अब मैंने भी लगा दिया तो आप समझ पाएंगे। रिफ्लेक्सिव भी होगा, और अगर वो सिमेट्रिक भी है, और भैया अंतिम में वो ट्रांजिटिव भी हो जाता है, तो जो रिलेशन है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। समझे, एकदम इजी था। कोई भी एक रिलेशन है, कोई भी, अभी क्वेश्चन भी करेंगे इस पे, कि आपसे डायरेक्ट बोल दिया जाएगा भैया गिवन रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करिए, तो आप इक्विवेलेंस रिलेशन भैया वो तो वो पता ही नहीं है, तो भैया कुछ नहीं होता है। उसको रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ करो, सिमेट्रिक भी प्रूफ करो, ट्रांजिटिव भी प्रूफ करो, तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, मतलब कि A, A बिलोंग करता है R को, तो आपका कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। मान लो A, B बिलोंग करता है R को, और B, A भी बिलोंग करता है R को, मतलब वो सिमेट्रिक भी हो गया। अब यहीं से देखो तीनों को मैं एक साथ पढ़ा दे रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव मतलब खुद का खुद से रिलेट करके R को, दैट मींस वो रिफ्लेक्सिव है। A, B बिलोंग करता है R को, तो B, अगर A करता है R को, तो वो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव की बात करेंगे, अगर A, B, C 3 एलिमेंट है, तीनों बिलोंग करते हैं R को, तो जो A, B होगा वो भी रिलेट करेगा R को, और B, C, एक मिनट भैया, B, C वो भी रिलेट करता है R को, तो फिर अंतिम में A, C भी रिलेट करेगा, बिलोंग करेगा रिलेशन को, दैट मींस वो ट्रांजिटिव होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन समझ गए कि भैया कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, और सिमेट्रिक भी है, तो वो रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। क्लियर हो गई बात, एकदम इजी पीजी था, समझ गए। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम लोग बड़ी एक इंपॉर्टेंट सी बात पढ़ने जा रहे हैं। इसको लोग समझ भी पाते हैं, नहीं समझ पाते, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे समझाने की। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, अभी मैंने क्या पढ़ा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एक शब्द मैंने बोला इक्विवेलेंस क्लास। देखो क्या बोला मैंने, इक्विवेलेंस क्लास। देखो इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है, लैंग्वेज हम नहीं बताएंगे, उससे कंफ्यूज हो जाओगे। बस इतना समझ लो कि कोई भी एक सेट है जो नॉन एम्प्टी है, वो खाली है। ठीक है, उसको इसको डिनोट किया कैसे जाता है, आर्बिट्री कांस्टेंट से। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, जैसे मैंने एक कोई नंबर ले लिया, उसको इस ब्रैकेट से लिख दिया, तो इसे कहते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, जो कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। बस इतनी बात समझ गए। अब जैसे मैंने कोई एक रिलेशन लिख दिया, अब पहले होता क्या ये बता देते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन पता क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो रिलेशन से कनेक्ट होता है उसी के बारे में बात करना इक्विवेलेंस क्लास होता है। समझ गए, ठीक, चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल 1,4, ठीक है, 2,4, 3,4, 4,2, और लास्ट में चलो यही कर लिया। ठीक, तो 1,4, 2,4, 3,4, 4,2, तो मैंने आपसे कहा कि भैया एक आर्बिट्री कांस्टेंट जैसे ए है, तो यहाँ पर कोई एक नंबर आ सकता है। एक आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब एक पर्टिकुलर नंबर की बात की जाएगी। तो एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने नंबर ले लिया भैया 4, मैंने कहा 4 के सारे ऐसे सबसेट्स बता दो जिससे जैसे वो करेक्ट है। तो किससे किससे कनेक्ट है, देखो 4 1 से भी कनेक्ट है, 4 2 से भी कनेक्ट है, 4 3 से भी कनेक्ट है। तो आपका जो एक आर्बिट्री कांस्टेंट जो 4 है, मतलब पर्टिकुलर जो बात करेगा वो किससे किससे करेगा, 1 से करेगा, 2 से करेगा, और 3 से। यही आपके इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, समझ गए। ठीक, अभी थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा है, कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सीधा सवाल पे। काफी चर्चाएं हो गई थ्योरी पे भैया। ठीक है, ये आपकी जितनी कहानी मैंने अभी तक बताई, ठीक है, ये सब भैया हम लोगों ने रिलेशन के बारे में ही बात किया है। ठीक है, फंक्शन हम लोग लेक्चर नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे, तो फंक्शन की बात ही नहीं करना है। ठीक है, फंक्शन हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, रिलेशन ही पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद अब सीधा सवाल पे चलते हैं। सवाल अब कैसे कैसे पूछता है, सबसे पहले बेसिक सवाल की बात करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाएगा कि नंबर ऑफ रिलेशन, कोई एक सेट है कि नंबर ऑफ रिलेशन बता दो। जैसे मैंने एग्जाम्पल ही नहीं लेता हूँ, सीधा सवाल ही लेता हूँ।
सवाल है आपके सामने, पेश किया जाए। भैया पूरी सीट तैयार है, देख लीजिए, पूरी सीट भरी हुई है सवालों से, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आए हैं आज। तो पहला ही जो सवाल है भैया, वो आपका एक सेट ए है जिसके अंदर -1 1 3, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। आप 5 एलिमेंट भर दो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 6 एलिमेंट भर दो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने 3 एलिमेंट भर दिए। तो एक क्वेश्चन पूछता है देन व्हाट इज द नंबर ऑफ रिलेशन। अब देखो यहाँ पर एक ही सेट है ना, जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करेंगे, आप अपनी एमएल की बुक ओपन करेंगे, आरएस की बुक, आरडी शर्मा, कोई भी बुक ओपन करिए, आपको 2 सेट के बिहाफ पे कम क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एक सेट के बिहाफ पे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि क्लास 12th की ही कहानियां पढ़ रहे हैं, तो क्लास 12th के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, रटा दिया है मैंने। टू दी पावर एन स्क्वायर फॉर्मूला होता है एक सेट के लिए, क्योंकि यहाँ एक ही सेट गिवन है। एन आपका नंबर ऑफ एलिमेंट होता है एक सेट के अंदर, तो 3 एलिमेंट है, तो 2 दी पावर 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 2 की पावर 9 कितना हो जाता है, मतलब को 2 को, ये कहता है कि 2 को 9 बार गुणा करो। अब बहुत लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम में होंगे, 18 देखेंगे, उसको 18 पे टिक कर देंगे, बेटा गलत है। पावर सॉल्व करना अंडर प्रेशर बेटा हो सकता है, शायद आप कॉन्फिडेंस में आ जाए, कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए, आप ऑप्शन में लिखा हुआ 18 तो आप 18 टिक कर देंगे, नहीं। 2 की पावर 9 होता है 512, ठीक है, 512। क्लियर हो गया, ये आपका क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताइए, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बताइए, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपका सवाल भी है, हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर पॉसिबल इन सेट ए हुज एन ए, मतलब आपको कार्डिनल नंबर आपको दिया हुआ है। कार्डिनल नंबर आपको मैंने पढ़ा दिया था क्लास 11th में ना, क्लास 11th में आप आई होप पढ़ के आए हो, सेट चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाता है। आपको एक सेट ए है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बता दिए गए हैं कि 3 है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताइए। हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आपसे मैंने क्वेश्चन भी रिपीट कर दिया है कि भैया हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर पॉसिबल इन द सेट ए हुज एन ए इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये आपका सवाल है। आपसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछा गया, फॉर्मूला बता दीजिए जल्दी से, क्या होता है, टू दी पावर एन स्क्वायर माइनस एन, बस इतनी सी बात है भैया नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, यही तो था। हाँ ये था, ठीक। एन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट, वैल्यू रखिए और आंसर जल्दी से निकाल लीजिए। टू दी पावर 3 स्क्वायर माइनस 3 कितना होगा भैया, 3 मतलब 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 आपका हो गया 2 दी पावर 6, और 2 दी पावर 6 कितना होता है, 2 दी पावर 5 आई थिंक 32 होता है, 2 दी पावर 6 आपका 64 होता है। तो यही आपका फाइनल आंसर, ठीक। और ये क्वेश्चन आपको थ्योरी में नहीं मिलेंगे, मतलब आपको एक मार्क्स में तो मिलेगा, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में सवाल नहीं मिलने वाला भैया, ठीक है। इसकी सिद्धम 1 नंबर तक ही है, वो भी 1 नंबर किस में आता है, आपके एमसीक्यू में आता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में ही अपना दिखा पाएंगे, और भैया एमसीक्यू जानते हो यार, गलत तो गलत, सही तो सही, तो सही ऑप्शन ही टिक करिएगा, फॉर्मूला याद होगा तो ही आपको आप सवाल कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक और लास्ट सवाल, जो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन पूछा जाता है आपसे, वो आपसे पूछा गया, देखो कह रहा है द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑफ अ सेट विच विद 3 एलिमेंट इज इक्वल्स टू। यहां पर भी वही बात की गई कि एन ए आपको 3 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बता दीजिए। सीधा कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पुट करना है, 2 दी पावर एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2, ये तो बताए थे। वैल्यू पुट करिए भैया, इतना आपका आया था 2 दी पावर 6/3, तो सॉल्व कर दिया। 2 दी पावर 3 का स्क्वायर 9, अच्छा यहाँ प्लस है, ओके सॉरी, सो सॉरी, माई बैड बेटा। 2 दी पावर 9 प्लस 6 हो जाएगा, सही बोला ना, हाँ ठीक। और 9 प्लस 6 आपका आई थिंक 15 होता है, ओके 15 होता है। ये क्या कर दिया भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ 3 होगा, सॉरी, सो माय बैड। 9 प्लस 3 आपका 12 हो जाएगा, 12/2, 12/2 मतलब 2 दी पावर 6, वापस आपका आंसर 64 आ गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भैया। तो हो गलती उलती तो हो जाती है यार, ठीक है।
समझिए थोड़ा सा, है ना। तो इतनी बात आई हो आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम लोग बड़े बड़े सवाल करते हैं ना। छोटे छोटे सवाल तो हो गए, ये सब छोटे छोटे सवाल थे। बड़े बड़े सवाल कैसे होते हैं, आपको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होता है, आपको सिमेट्रिक प्रूव करना होता है, आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना होता है, सब कुछ कराएंगे। चलो ठीक है, देखो सबसे पहला सवाल मैं पहले नोट कर लेता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्ट करते करना। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। देखो देख के डरिए कराइए, बिल्कुल भी पेशेंस रखिए, आराम से मैं समझाता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा डरिएगा। ठीक, क्वेश्चन को पहले रीड करिए, पहले तो रीड करो। कह रहा है इफ द रिलेशन आर ऑन द सेट, आपका एक कोई सेट था जिस सेट का नाम ए है, ठीक है, 1 2 3 जिसमें एलिमेंट भरे हुए हैं, और कह रहा है इस डिफाइंड, वो डिफाइंड है और उसका जो रिलेशन मतलब ए क्रॉस ए इन्होंने कर लिया, तो इसका कुछ ऐसा बन गया 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 2 कॉमा 1 3 कॉमा टी 2। तो कह रहा है देन डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मतलब वेदर कह रहा है, मतलब आपको चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक, मतलब उनको खुद ही नहीं पता भैया है कि नहीं, तो हमको ये बात हमको चेक करना पड़ेगा, है ना। अब चेक कैसे कर रहा है भैया, देखो थ्योरी का सवाल है, एमसीक्यू तो है नहीं भैया, टिक कर दिया लो समझा दिया। अब जैसे समझने की बात आई, लिखाना भी बताऊंगा कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि बोर्ड में तो आप जानते हैं रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, तो ये भैया इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो कैसे करना है, पहले ध्यान से सुनो, समझना कैसे, अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए। तो सबसे पहले देखो रिफ्लेक्सिव, अब पहले सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भूल जाओ, दिया भी है आपको। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बताया था कि भैया खुद का खुद से रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट है, कोई एक सेट है मान लो 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, तो उसके अंदर 1 2 2 3 3 4 4 है, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव है। और कोई अदर एलिमेंट आ जाता है तो भी वो रिफ्लेक्सिव ही कहलाएगा, क्योंकि हमको तो सेल्फ वाले से मतलब है ना, तो सेल्फ वाला तो है, बात खत्म। लेकिन अगर आइडेंटिटी की बात कर देता तो फिर ये ना होता भैया। लेकिन हमने क्या कहा आपसे, आपको इम्पटी रिलेशन और क्या पढ़ा था, आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ये आपको सब नॉलेज के लिए रखना पड़ेगा बस, और इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है रिलेशन फंक्शन के अंदर, है ना। आपको जो मेजर इंपॉर्टेंट बात रखनी है याद, वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक के लिए ही याद रखनी है। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, अब रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने कहा था सेल्फ वाले एलिमेंट आपको चेक करना है, तो सेल्फ वाले एलिमेंट अगर है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो हमको जरा देखिए एक बार सेट पे जरा ध्यान देखिए, 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है, 3 एलिमेंट के लिए मतलब तीनों के लिए खुद के लिए होने चाहिए, मतलब 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 भी 3 होना चाहिए, तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो हमको जब हमने रिलेशन देखा तो ये तीनों एलिमेंट भैया हमको मिल गए यार, तीनों एलिमेंट मिल गए। जब मिल गया तो मैंने कहा ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ है, बिल्कुल है। अब ये रिफ्लेक्सिव हो गया, अब ये तो सोचने पर है, अब लिखना कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करना है वो हम ही बताएंगे। अब चलो रिफ्लेक्सिव तो मैंने प्रूव कर दिया बातों बातों में ही। अब सिमेट्रिक की बात आई, सिमेट्रिक में मैंने कहा था कि अगर कोई भी रिलेशन जैसे 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, या 2 1 है तो 1 2 होना चाहिए। मतलब जो भी एलिमेंट आप उठाते हैं अगर उसका अपोजिट है तो वो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो बातों ही बातों में देखो मैंने देखा तो कौन है भाई, अगर मैंने 2 1 को उठा लिया तो 1 2 नहीं है। अब जैसे मान लो 2 1 भूल गए, मैंने कहा 3 2 है, अगर 2 3 मिल जाए तो सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं है भाई, तो सिमेट्रिक तो प्रूफ नहीं हो पाएगा। ठीक, अब आओ ट्रांजिटिव में। अब ट्रांजिटिव में मैंने देखा अगर मैं मान लो थोड़ी देर के लिए 2 1 ले भी लेता हूं तो 1 2 नहीं है, अगर 1 2 हो भी जाता तो फिर हमको ढूंढना पड़ता 2 2, लेकिन वो तो है। तो बात अटकी कहां पर कि भैया जब उसका अपोजिट ही नहीं मिल रहा है तो फिर ट्रांजिटिव भी हम प्रूफ नहीं कर सकते, तो ट्रांजिटिव भी प्रूफ नहीं होगा। ये तो था कि मतलब सोचने पर भैया हाँ ऐसा हो जाएगा ऐसा नहीं होगा, तो ये तो था। अब रिप्रेजेंट कैसे करना है तो वो देखो, अब लिखना कैसे है नोट्स में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है तो लिखना है फॉर रिफ्लेक्सिव, ऐसे जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ भैया वैसे वैसे लिखना, ठीक है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि भैया a,
बिलोंग करता है रिलेशन को। ये बात क्लियर हुई। तो हमने जब देखा रिलेशन को तो 1,1, 2,2, 3,3 ये तीनों ही बिलोंग कर रहे थे आर को। क्लियर है। तो फिर इतनी ही बात जब मैंने देख लिया तो मैंने कहा कि आर इज रिफ्लेक्सिव। बस खत्म। 3 लाइन में इसको मैंने क्या किया, प्रूफ कर दिया। अब इस बहुत लोग ऐसे क्या करेंगे पता है, उन्होंने कहेंगे 1,1 बिलोंग करता है आर को, 2,2 बिलोंग करता है आर को, और 3,3 बिलोंग करता है आर को, तो भी आर रिफ्लेक्सिव है। ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देख लो भैया, मतलब खुद का खुद से है तो वो रिफ्लेक्सिव है। क्लियर हो गया। अब आ जाओ जरा सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग करता है आर तो b कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को, तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो खेला ही नहीं है उसका। जैसे मैंने a कॉमा बी ले लिया 2,1 को, तो मतलब 2,1 बिलोंग कर रहा है आर को, लेकिन 1,2 जो है वो बिलोंग ही नहीं कर रहा है यार। नॉट बिलोंग का सिंबल ऐसे होता है भैया, देख लो उसको बीच से कट कर देने का। तो 1,2 बिलोंग नहीं कर रहा है आर को, दैट मीन्स आर इज नॉट सिमेट्रिक। मतलब आर मतलब रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, क्लियर हो गया। दोनों मैंने प्रूफ कर दिया, लास्ट बच गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर देते हैं। चलो भैया, जैसे मैंने लिया, मैंने 2,1 को ही ले लिया, या चलो 3,2 को लेते हैं। 3,2 बिलोंग कर रहा है आर, लेकिन पहले इसकी लैंग्वेज लिख लो यहाँ पे। जैसे a कॉमा बी बिलोंग करता है आर को, उसके बाद b कॉमा सी बिलोंग करता है आर को, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। और दोनों इक्वेशन से मतलब बाद में लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट व्हाट, कि भैया a रिलेशन टू c वो भी बिलोंग करता है आर को, दैट मीन्स वो ट्रांजिटिव है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स वो ट्रांजिटिव तो किसी कीमत पर नहीं हो सकता। क्लियर हो गया। ये ट्रांजिटिव की कहानी थी, लेकिन ये कहानी इससे मैच ही नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो मिल नहीं रहा भैया ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये इतना तो लैंग्वेज के लिए लिखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं। मैंने अगर मान लो 2,1 को ही उठा लिया, वो तो चलो बिलोंग कर रहा है आर को ना, 1,2 बिलोंग करता है आर को। जब ऐसा कुछ है ही नहीं, जब 1,2 नहीं बिलोंग कर रहा है आर को, तो यहीं पर बात हो जाती है खत्म। तो फिर यही लिख देंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भैया, अगर ये मिल जाता तो 2,2 तो था ही, वो भी ट्रांजिटिव भी प्रूव कर देते। अगर 1,2 मिल जाता तो हम सिमेट्रिक भी प्रूव कर देते। तीनों ही काम हो जाते, इक्विवेलेंस रिलेशन भी फॉर्म हो जाता। तो ऐसा नहीं हुआ, तो सिमेट्रिक का प्रूफ हो गया, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक प्रूफ नहीं हो पाया। ठीक है, तो इन्होंने भैया डिटरमाइन किया था, मतलब हमको चेक करना था, भैया हमने चेक कर लिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, तो नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल थोड़ा सा हो गया भाई। तो ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है लेट बी अ फंक्शन। देखो फंक्शन पढ़ा है नहीं, बट फंक्शन पे क्वेश्चन आ गया, तो फंक्शन का क्वेश्चन रिलेशन में भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, रिलेशन को डिफाइन करने के लिए फंक्शन दिया गया। ओके, आर इज एक्स गिवन, क्या बोल दिया भाई, बाई आर जो है वो रिलेशन है ए कॉमा बी सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। एग्जामिन, ठीक है,
आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो भाई मिल गया, इक्विवेलेंस रिलेशन में सवाल मिल गया हमको। कह रहा है कि भैया एक कोई फंक्शन है जिसको डिफाइन रिलेशन को डिफाइन करने के लिए दिया गया है। वो फंक्शन क्या है कि x से y है, x से y है। हमको यहां से एक सवाल याद आ गया, सवाल नहीं कॉन्सेप्ट याद आ गया। भैया हमने डोमेन जानते हो क्या होता है, को डोमेन जानते हो क्या होता है, और रेंज, इन तीनों को तो मैंने बताया ही नहीं यार। चलो ये समझाते थे, पहले कॉन्सेप्ट समझो भाई, कॉन्सेप्ट समझो भाई, कॉन्सेप्ट। अच्छा भी ये सवाल मैंने ले तो मुझे याद भी ना आता। चलो बताते हैं, पहले सबसे पहले डोमेन बताते हैं। मुझे पता है आपको आता है, मुझे पता है आपको आता है, लेकिन आप ही में से बहुत लोग होंगे जिनको शायद कंफ्यूजन हो, क्लियर ना हो, तो उनके लिए भैया उनका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, और जो भी हो वो क्लियर हो जाएगा, इतनी ना, मतलब कहने का मतलब यही। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन ये होता है, अगर रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में डोमेन की बात करते हैं तो वहां पर जो जो भी रिलेशन के जो फर्स्ट वाले एलिमेंट होते हैं, जैसे मैंने एक रिलेशन मान लो कोई भी बना दिया, 1,2, 2,1, 3,3, 2,2 और ले लो भाई 4,4 ले लिया। चलो इतने मैंने रिलेशन ले लिया। तो इस रिलेशन के जो फर्स्ट वाले एलिमेंट है, फर्स्ट वाले एलिमेंट है वो आपके डोमेन कहलाएंगे। मतलब 1 आपका डोमेन कहलाएगा, 2 आपका डोमेन कहलाएगा, 3 आपका डोमेन कहलाएगा, फिर 2, फिर 4। अब अच्छा, अब सेट जब बना लेंगे तो भैया उसमें रिपीट भी नहीं होना चाहिए, तो नॉट रिपीट वाला केस चलाएंगे। तो 1, 2, 3 और 4, क्योंकि 2 तो यहाँ रिपीट हो रहा था तो उसको काउंट नहीं करेंगे ना। तो ये आपके डोमेन हो गए, ये क्या हो गए? डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गए। क्लियर हो गया? अब जैसे रेंज की बात करें, रेंज की ही बात करेंगे तो जो उसके सेकंड वाले एलिमेंट हैं वो उसकी रेंज कहलाएंगे, जो उसकी सेकंड वाले एलिमेंट हैं वो क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे। तो मैं रेंज की अगर बात करूं, रेंज की, तो 2, 1, 3, 2 रिपीट हो गया, 4। अच्छा, जो डोमेन वही रेंज। क्लियर है? देखो भाई रेंज भी फाइंड हो गया। अच्छा, रिलेशन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ये आपको क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, 3 तरीके से। पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, तीसरा जो सेट में नहीं पढ़ाया जाता, रिलेशन में ही पढ़ाया जाता है, वो है बाई एरो रे डायग्राम। उससे भी हम बताएंगे फिर रुक जाओ। तो ये रेंज ऑफ द फंक्शन समझ में। अब अच्छा, कोडोमेन क्या होता है? तो कोडोमेन वो होता है जो पूरे बी वाले जो सेट होता है, एक दो सेट होता है, एक ए होता है एक बी होता है, उसको हम एरो रे डायग्राम से ही समझा पाएंगे, और आप भी उसी से समझ पाओगे। देखो मान लो ए कोई एक सेट था और ये बी भी कोई एक सेट था, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, ओके, ए बी सी डी। तो जो ए पूरा सेट है ये आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाएगा, और बी जो पूरा सेट है ये को डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? अब रेंज कहां से आएगा सर? रेंज देखो, जिसकी इमेज बन जाए, ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक, जिसकी रेंज बन जाए, ठीक है। 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी भी है भाई, 3 की इमेज सी है, 4 की इमेज सी है, और 5 की इमेज भी सी है। जब मैं क्लास 11 में जब इस रिलेशन और फंक्शन चैप्टर को पढ़ाता हूँ, एरो डायग्राम से जब मैं समझाता हूँ तो इसको मैं सन मान लेता हूँ और इसको मैं फादर मान लेता हूँ, ठीक है? तो भैया इसको जब हम एक रिलेशन में लिखेंगे, जब इसको हम रिलेशन में लिखेंगे तो रिलेशन में कैसे लिखेंगे? देखो 1, 1 की इमेज ए के साथ है, ठीक है, 2 की इमेज बी के साथ है, ठीक है, 3 की इमेज सी के साथ है, 4 की इमेज भी सी के साथ है, और 5 की इमेज भी सी के साथ है। ये आपका रिलेशन बन गया। डी तो आया नहीं, तो डी जो ये पूरा सेट तो क्या है भाई? कोडोमेन है, और ये वाला पूरा सेट क्या है? डोमेन है, ठीक है। अब रेंज किसकी कौन कौन होगा? तो जो सेकंड वाले, मतलब जिनकी जिनकी इमेज बन रही है, ए की इमेज बन रही है, ए की प्री इमेज 1 है, बी की प्री इमेज 2 है, और सी की प्री इमेज 3, 4, 5 है, तो ये आपकी रेंज हो गई। जितने मैंने सर्किल कर दिए क्या है? आपकी रेंज है। डी क्या है? वो कोडोमेन में आ जाएगा along विद रेंज, ठीक है, along विद रेंज। अगर रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो जाता है, ये सब हम पढ़ाएंगे बेटा फंक्शन में तुमको, ठीक है? फंक्शन में ये सब पढ़ाया जाएगा कि जब रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो जाता है तो क्या होता है, या फिर नहीं होता है तो क्या होता है, सब कुछ पढ़ाएंगे फंक्शन के अंदर। क्लियर हो गया? ठीक है,
समझ में आ गया? ओके, बस इतना ही समझाना था। बाकी यहाँ पर इसका कोई रोल है नहीं, पर मुझे वो याद आ गया है जब मैंने देखा, तो मैंने कहा बता देना चाहिए, है ना। तो उसी तरह जब यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा होता है तो जो x होता है ना, ये तो डोमेन की बात कर रहा होता है। किसकी बात कर रहा होता है? डोमेन की। लेकिन जो y वाला होता है ये किसकी बात कर रहा होता है? आप कहोगे रेंज, नहीं रेंज नहीं भाई, ये बात कर रहा होता है कोडोमेन की। ठीक है, समझे? तो पहला वाला डोमेन, दूसरा वाला कोडोमेन। ठीक है, रेंज आपको खुद से फाइंड करनी होती है, और जब रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाती है तो हम फंक्शन बताएंगे क्या होता है। तो जरा क्वेश्चन पढ़िए, एफ कोई फंक्शन है जो कि डिफाइंड है रिलेशन के लिए, तो आर जो रिलेशन है वो कह रहा है ए कॉमा बी सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो आपको एग्जामिन मतलब प्रूफ करना है कि वो जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। ठीक है, तो प्रूफ करते इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब तो आपको पता है ना, मतलब उसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर रहा है, सिमेट्रिक भी प्रूफ करना है, और ट्रांजिटिव भी प्रूफ करना है। देखो, सबसे पहले भैया हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। ठीक है, क्लियर हो गया? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। जब तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इतनी बात तो अपनी तरफ से खुद से लिखनी है। अब वहां पर क्या दिया है? एफ ऑफ ए, तो यहां पर भी हम एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, नहीं बी कहां भाई, कॉमा एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे वहां पर तो इक्वल्स टू है, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, तो फिर अगर ये बिलोंग करता है आर को, दैट मीन्स आर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बस हो गया, सवाल खत्म। मतलब सवाल नहीं, रिफ्लेक्सिव टॉपिक को मैंने प्रूफ कर दिया। अब आओ सिमेट्रिक पे। फॉर सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक के लिए क्या करना है? अगर किसी का अपोजिट है, मतलब कि कहता है भैया ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर को, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को, दैट मीन्स इट प्रूव दैट दैट रिलेशन इज सिमेट्रिक। क्लियर हो गया? तो यहां पर अब इसके अकॉर्डिंग प्रूफ करते हैं कि भैया एफ ऑफ ए अगर इक्वल्स है एफ ऑफ बी के, और वो बिलोंग करता है आर को, तो फिर एफ ऑफ बी भी अगर इक्वल कर दे एफ ऑफ ए के, और वो भी बिलोंग करता है आर को, दैट मीन्स कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर वन नहीं, एक मिनट, कोई फंक्शन है मान लो जैसे 5x प्लस, नहीं कैसे समझाऊंगा इसको, हाँ देखो ऐसे समझा देते हैं, 5x प्लस 2 बराबर 10 मान लो, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता। 5x प्लस 2 बराबर 10 है, और एक कोई फंक्शन है 3x प्लस 10 बराबर 9 है। ठीक है, ये वाला फंक्शन इसके बराबर है और ये वाला फंक्शन इसके बराबर है। क्या समझे? ये वाला फंक्शन इसके बराबर है और ये वाला फंक्शन इसके बराबर है, तो ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, चाहे उसको पहले लिख लो चाहे इसको पहले लिख लो, बराबर दोनों ही है। ठीक है, 10 बराबर 10 लिख दो, जैसे मान लो 10 इक्वल्स टू 10 इधर लिख दिया, या फिर ये वाला 10 इधर करके 10 इधर लिख दिया, कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तो उसी तरह यहाँ पर क्या, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी कर दिया, एफ ऑफ बी इक्वल्स टू एफ, है तो दोनों इक्वल ही, चाहे जैसे लिख लें। तो फिर इस बात से ये प्रूफ हो गया कि भैया जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक हो गया। तो आर इज क्या हो गया? आर इज सिमेट्रिक। क्लियर? समझ में आ गया? चलो अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए आप, अब यहां पर तो हमको सिर्फ दो ही दिए, हमको तो सी भी तो चाहिए, तो सी अपनी तरफ से मान लेंगे, सी अपनी तरफ से मान लेंगे। समझे कि नहीं समझे? चलो, तो ये कहता है कि ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर को, तो बी कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर को, तो इट मस्ट बी दैट इज ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा होता है दैट मीन्स रिलेशन आपका क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, इतनी बात क्लियर है, इसको मान लो पहली इक्वेशन। क्लियर हो गया? अब देखो एफ ऑफ बी इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, ये इसके इक्वल है, ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। तो हमको दोनों इक्वेशन से क्या मिल गया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं दोनों को इक्वल कर देता हूं, मतलब कि कैसे, देखो एफ ऑफ ए तो एफ ऑफ सी के इक्वल हो जाएगा।
क्योंकि बी वी वाला टर्म तो कट जाएगा ना, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो यहां से हमको वही मिल गया, मतलब ए बी के बराबर, ए बी है बी सी है, तो ए सी अगर मिल गया दैट मीन्स, और ये बिलोंग करता है आर को, दैट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि अपनी तरफ से कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अभी एक और कॉन्सेप्ट आएगा, उस पर हम सवाल बताएंगे, शायद इसी के बाद ही है वो, ठीक है। इसलिए मैंने छोटा क्वेश्चन पहले लिया ताकि भैया बढ़िया से क्लियर हो जाए। उसके बाद डायरेक्ट मैं एक लेंदी सवाल लेने वाला हूँ, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 3 सवाल हैं, 3 नहीं 4 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आपके एग्जाम में आते हैं, मिड टर्म, फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकेंड प्री बोर्ड, ऑल्दो बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। और वो कौन सी बुक के सवाल हैं बताऊंगा, एग्जाम्पलर के, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो होती है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, सीबीएसई सबसे ज्यादा एग्जाम्पलर से ही क्वेश्चन डायरेक्टली पिक कर लेती है। डायरेक्टली मतलब एक वर्ड भी नहीं चेंज करती, एक न्यूमेरल मतलब जिसको नंबर कहते हैं वो भी, मतलब डिजिट भी नहीं चेंज होती, डायरेक्ट सवाल आता है, ठीक है। इसीलिए मैं एग्जाम्पलर की सवाल भी आपको कराने वाला हूँ। क्लियर हो गया? तो इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो भैया इसको नोट कर लो, और इसको बोल बोल के जरूर करना, तो अच्छे से और अच्छे से क्लियर होगा। बोल बोल के, ये नहीं शांति से बस लिखते चले जा रहे हो, नहीं, बोल बोल के करो और अच्छे से, कॉन्फिडेंस भी आएगा, अच्छा भी लगेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आप चलते हैं अगले सवाल पे, देख लेते हैं अगला सवाल कोई बहुत आसान वाला तो नहीं है क्या। अच्छा, मैंने आपको रेंज, कोडोमेन और क्या बता दिया है, और रेंज, डोमेन, रेंज, कोडोमेन मैंने आपको पढ़ा दिया, तो इस पे भी एक सवाल कर ही लिया जाए, है ना, कर ही लेते हैं। चलो भाई, क्यों चूके, हर एक सवाल को करना है। और ये चैप्टर में सच बताऊँ तो वो टफ भी लगता है, जब वो पहली पहली बार पढ़ते तो समझ में नहीं आता, ए बी सी क्या चल रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं यार, सही नहीं समझ में आता है। बट जब उसको जो लोग अच्छे से समझ गए, फर्स्ट टाइम में ही समझना स्टार्ट कर, भाई उनके लिए वो चैप्टर एकदम ललुआ चैप्टर लगता है, एकदम आसान सा चैप्टर, ठीक है। और मैं सच बता रहा हूँ, क्लास 12 के जो पहले के स्टार्टिंग जो 4 चैप्टर है बहुत आसान है, और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आपने उसको बढ़िया से पढ़ लिया तो आपके सपो मान लीजिए कि कम से कम नहीं तो 20 तो नहीं कहेंगे, 15 to 20 नंबर आपके हाथ में है, मान लीजिए, अगर आप पहले की 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो, ठीक। रिफ्लेक्सिव जो इक्विवेलेंस रिलेशन में पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट 5 नंबर का सवाल आता है, लॉन्ग आंसर में इसकी सबसे ज्यादा वेटेज है, 5 नंबर में डायरेक्ट सवाल आएगा। अब जैसे आप एक और चैप्टर है, जैसे चैप्टर नंबर 4 की बात कर ले, डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट से क्या होता है ना, डायरेक्ट वहां से भी 5 मार्क्स का ही सवाल आता है। वहां से आपको 3 वेरिएबल ऑफ इक्वेशन जो होती है, याद करो सोल्यूशन, है ना, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपसे पूछ लेते हैं, सब कुछ करा रखा है मैंने, आप मेरे चैनल पे जाकर के देख लीजिए, मैंने हर एक चैप्टर को कवर करा रखा है, ठीक है। और बस कोशिश रहेगी कि सारे चैप्टर जल्दी जल्दी करा लिया जाए। तो अब अभी तो ये रेशनल फंक्शन चल रहा है, अब चल फटाफट से नेक्स्ट सवाल करते हैं। सपोज करो ए कोई एक सेट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद बी भी कोई एक सेट, मैं डायरेक्ट सवाल लिख रहा हूँ भैया, ठीक है, वैसे इसमें लैंग्वेज है भी नहीं। 2 10 28 65 126 228, क्लियर है बात? कह रहा है ये भैया जो आपको ए बी है ये सब डिफाइन है, डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, बाई रिलेशन, आपको एक रिलेशन दे रखा है, इसकी बड़ी बहुत काम की चीज है ये, ठीक है बेटा। इसको इग्नोर कर दिया तो क्वेश्चन तुमको इग्नोर कर देगा, ये मान लो। इसको अगर तुमने इग्नोर कर दिया तो ये तुमको इग्नोर कर देगा और आपके नंबर चले जाएंगे। तो ये आपका हो गया सवाल, ठीक। अभी अभी तुरंत पहले, थोड़ी देर पहले, एक सवाल पहले ही डोमेन को डोमेन और रेंज पढ़ा दिया था,
तो डोमेन जो होता है वो फर्स्ट वाले सेट को कहते हैं, जो ए सेट होता है उसको डोमेन कह देते हैं, सेकंड वाला जो पूरा सेट होता है उसको कोडोमेन कहते हैं। रेंज किसको कहते हैं, जिसकी इमेज सेट ए से सेट बी में बन रही होती है उसको रेंज कह देते हैं। अब देखो जो पूरा सेट ए है ये आपका डोमेन हो गया, तो डोमेन तो हमारा क्लियर है। कोडोमेन ये आपका बी वाला सेट पूरा है, तो कोडोमेन भी हमको क्लियर हो गया, ठीक है। अब बस थी बात की रेंज की, तो मैंने डोमेन और रेंज तो साफ साफ यही लिख दो, ये डोमेन है आपका, क्लियर है, और ये आपका कोडोमेन। दो सवाल आपके सॉल्व हो गए यहीं से। आप मैं आपको रेंज बताने जा रहा हूँ। रेंज कैसे फाइंड करेंगे, रेंज आपको ये फंक्शन सॉल्व करवाएगा, जो आपको रिलेशन ये जो गिवन है ये आपसे रेंज निकलवा लेगा, ठीक है। चलो करते हैं भैया। तो हम x कहाँ से पिक करेंगे, सेट वाले a से, क्योंकि जो x है वो a से बिलोंग करता है और y जो है वो b से बिलोंग करता है, ठीक है। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमको एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। वो रिलेशन कैसे कैसे बनेगा, x की वैल्यू पिक करते हैं 1, जब हम 1 को पिक करते हैं और 1 का क्यूब करते हैं और उसमें एक जोड़ देते हैं, हमने 1 को पिक किया वो x है। अब y क्या मिलेगा, देखो मैं 1 का क्यूब करता हूं और उसमें एक 1 ऐड कर देता हूं, दैट मींस हमको 2 मिलेगा, तो 1, 2 पहला रिलेशन मिल गया। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात। अब सेकंड वाला एलिमेंट उठाते हैं 2 वाला, तो जब मैंने 2 को उठा लिया तो 2 का जब क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 + 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो क्या 9 इसके एक मिनट, 2, 9, बट यहां तो 9 है ही नहीं बेटा, समझे। लेकिन हमको क्या, हमको तो भाई रिलेशन बनाना है, तो हम रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर में बताते हैं, रुक जाओ। जो आपके मन में सवाल आया है मैं उसको जरूर क्लियर करूंगा 100%। अब आओ 3 को उठाते जरा। 3 का जब क्यूब करेंगे तो आपका 27 हो जाएगा, 27 में एक ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा, दैट मीन्स 3, 28 हो गया, ठीक है। अब आ जाओ 4 को उठाते, 4 का क्यूब करेंगे 64 हो जाएगा, 64 में एक ऐड कर देंगे मतलब 65 हो जाएगा। उसके बाद 5 को उठाएंगे तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा, 125 में एक ऐड कर देंगे तो 126 हो जाएगा। उसके बाद 6 का जब क्यूब करेंगे तो आई थिंक कितना होता है, 216 होता है ना। 6 का क्यूब 216 होता है, 216 में एक ऐड करेंगे 217 होगा, यही होता है ना भाई। 36 गुणे 6 करो जरा, 6 छंग 36, 3 के लिए 6 18 3 21, हाँ ठीक, ओके ओके। तो 6 का क्यूब करने पे 217 मिल रहा है, क्योंकि इसमें तो एक ऐड भी करना है ना भाई। तो भाई इतना ही रिलेशन हमको दिया हुआ था, मैंने सेट ए के सारे एलिमेंट उठाए, उसकी मैंने वो बना दी, रिलेशन बन गया। हमारा रिलेशन देखो क्या बना, आपका 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, ठीक। कोडोमेन की बात करेंगे तो कोडोमेन में कौन कौन थे, 2 थे भैया, 10 थे, 28, 65, 128, 228, कुछ ऐसा था। अब देखो 1 की इमेज 2 से है, 2 की इमेज है ही नहीं, तो 3 की इमेज 28 है, 4 की इमेज कहाँ गया, 4 की इमेज कौन है, 65 है, 5 6 से, और 6 तो है ही नहीं। मतलब हमको डोमेन क्या है, डोमेन तो सब मिल गया। डोमेन तो आपका ये पूरा सेट ए है, ये बी वाला पूरा सेट आपका कोडोमेन है। और रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज तो भैया आपकी सिर्फ 2 है, 9 होगी नहीं, क्योंकि 9 इसको बिलोंग ही नहीं करती। 28 आपकी रेंज हो गई, 65 हो गई, 126 हो गई, 217 भी नहीं होगी, क्योंकि वो इस सेट से बिलोंग ही नहीं करती। क्लियर हो गया। तो भैया रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो गई आपकी, रेंज ऑफ द फंक्शन 2 हो गई आपकी, और 28 हो गया, उसके बाद 65 हो गया, उसके बाद 128 हो गया, आपकी रेंज ऑफ द फंक्शन है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसके बाद जो इक्विवेलेंस रिलेशन में जो 4 सवाल कराएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। चल ओके, तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये इक्विवेलेंस क्लास पे क्वेश्चन और इक्विवेलेंस रिलेशन दोनों पे ही सवाल है। तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इस पे एक बार ये जरूर कर लीजिए, ठीक है, ट्रिपल स्टार के साथ। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का क्वेश्चन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2022 में आया हुआ सवाल है, 2023 में सवाल आया है ये, और 2024 में 3 साल लगातार रिपीट हुआ है।
बोर्ड के एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, 22, 23, 24 तीनों में लगातार सवाल आया है, 25 और 26 पे नहीं आया, बट स्कूल वाले एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहला क्वेश्चन को रीड करते हैं। आपको ये एक सेट दे रखा है, एक यूनिवर्सल सेट ये है, इसको यूनिवर्सल रिलेशन कह लो, ये आपको गिवन है। और आर बी द रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए। ओके, तो हम लोग यहाँ पर पहुंच गए थे कि डिफाइंड ऑन रिलेशन ए क्रॉस ए, जो आपको रिलेशन दिया है ए बी का रिलेशन सी डी से है। ये बात तभी समझ में आएगी, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप a प्लस डी करते हो तो इक्वल्स टू बी प्लस सी के इक्वल आता है। इस बात को जरा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगी। आपको प्रूफ करना है दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। बताओ आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चीजें एक साथ प्रूव करनी है। आराम से करेंगे। और कह रहा है भैया फाइंड करिए इक्विवेलेंस क्लास और एक पर्टिकुलर आर्बिट्री कांस्टेंट के अंदर 2,5 लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है अभी बताते हैं। इसके आगे के नंबर, मतलब जो कनेक्टेड नंबर है उनका रिलेशन ही फाइंड करना है, इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगी आपकी। ठीक है, सबसे पहले भैया हमको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने से पहले हम एक चीज यहां पर करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको कंसीडर कर लेना है, कंसीडर एनी, मैंने कर लिया ए कॉमा सी, ठीक है, नहीं ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, गलत कर रहे हैं, एक मिनट, सी कॉमा डी, और लास्ट में ई कॉमा एफ। जो ये सब हैं ये बिलोंग करेंगे आर को। चलो इतनी बात तुमको क्वेश्चन में ही दी हुई थी। मैंने ई कॉमा एफ क्यों लेट किया, वो ट्रांजिटिव के लिए। मैंने आपसे अभी पिछले सवाल में कहा भी था कि भैया ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए हमको एक एक्स्ट्रा कुछ चाहिए होता है जिसकी वजह से हम हेल्प प्रूफ कर पाए, है ना। तो इस बात से देखो कैसे प्रूफ करेंगे। ए बी का रिलेशन अगर सी डी से है और सी डी का रिलेशन ई एफ से है, तो इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली, तो ए बी का रिलेशन ई एफ से अगर हो जाता है तो वो ट्रांजिटिव प्रूफ हो जाएगा। तो ऐसा वो ट्रांजिटिव करते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए मतलब कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या भाई, खुद से कुछ चाहिए। तो मतलब ए बी का रिलेशन किससे, ए बी से ही चाहिए। ए बी आर बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए बी का रिलेशन ए बी से, तो वो खुद का खुद से ही रिलेट हो गया। तो अब इस बात को कैसे प्रूव करेंगे, तो ए, अब देखो ए प्लस बी करते हैं तो इक्वल्स टू बी प्लस ए के बराबर आ जाता है। ए प्लस बी करेंगे तो बी प्लस ए के कैसे आया, देखो यहां से कि ए प्लस डी करोगे तो बी प्लस सी के, तो यही काम किया। ए प्लस बी करेंगे तो बी प्लस ए के इक्वल आ जाएगा, और ये बिलोंग करता है आर को। दैट मीन्स इस बात से क्या प्रूफ होता है कि ए बी का रिलेशन ए बी से है। ठीक है, दैट मीन्स आर आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। अब देखो फॉर सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करेंगे कि भैया ए बी का रिलेशन सी डी से है, तो सी डी का रिलेशन अगर ए बी से हो जाता है तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। देखो मैं क्या बोला, ए बी का रिलेशन सी डी से है, दैट मीन्स इसको कैसे लिखेंगे कि a प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी के, वो तो गिवन ही था और ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। ठीक है, तो अब इस बात को प्रूव करना है कि c प्लस डी रिलेट कर रहा है a कॉमा बी को, और वो भी रिलेट करेगा रिलेशन को। तो कैसे देखो, अब c क्या कर दिया, c कॉमा डी, तो c प्लस बी इक्वल्स टू डी प्लस ए, ये देखो हो गया। तो ये भी क्या है, बिलोंग कर रहा है किसको। तो इस बात से प्रूफ कैसे होता है कि, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया, सी और डी, ठीक, ठीक, सी प्लस बी इक्वल्स टू डी प्लस ए। देखो इस बात से इसके उल्टा ही प्रूफ हुआ, और जब उल्टा प्रूफ हो गया दैट मीन्स आर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ कि भैया आर क्या है, आर आपका सिमेट्रिक है। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में मुझे इसकी हेल्प पड़ेगी जो मैंने अभी लेट कर लिया था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही। तो ट्रांजिटिव के लिए भैया इसको तो पहले उठाओ,
कि ए बी का रिलेशन सी डी से है, ओ बिलोंग करता है आर को, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए प्लस डी बराबर सी प्लस बी, इसको मानो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसमें इक्वेशन माननी पड़ती। अब उसके बाद सी डी का रिलेशन, सी डी का रिलेशन ई एफ से करा देते हैं, वो भी बिलोंग करेगा आर को, तो क्या होगा सी प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई। मैं ये सब कैसे हो रहा है, ये सब इसी तरह हो रहा है भैया, जब इसका कुछ ऐसे दिया हो तो इसको ऐसे मानो कि ए में डी को ऐड कर रहे हैं तो ये ऐसे हो रहा है, बी में सी को, तो वही काम कर रहे हैं, सी में ई एफ को ऐड करो और इक्वल्स टू हो जाएगा डी प्लस ई। ठीक, इसीलिए इसको ध्यान देना है, अब सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और ये इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मिला क्या कि a प्लस डी में प्लस करो c प्लस एफ। ठीक है, इक्वल्स टू करो राइट वाला राइट से, लेफ्ट वाला लेफ्ट से ऐड कर लो, इधर करेगा c प्लस डी से प्लस डी प्लस ई से। ठीक है, सही किया ना भाई? नहीं एक मिनट, हाँ बी है, बी है भैया, बी है यहां पर डी। ठीक है, तो देखो यहां से ये डी, यहां से ये सी, और यहां से ये वाला डी और यहां से ये वाला सी खत्म, तो बचा क्या a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। तो इस बात को क्या लिखना चाह रहा है कि जो a और a कॉमा ई जो है वो रिलेट कर रहा है किसको, b कॉमा एफ को, और वो भी बिलोंग करता है r को। देखो हो गया कि नहीं? अब इस बात से ये प्रूफ होता है कि r जो है वो ट्रांजिटिव है। बोलो समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। मुझे पता है आपको रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सॉरी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रांजिटिव में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। देखो कैसे, ये लेट कर लिया था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, मैंने कहा था कि भैया ट्रांजिटिव के लिए ही करा जाता है। ठीक है, तो ए बी का रिलेशन सी डी से, इतनी बात तो गिवन थी, तो मैंने ये बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद सी डी का रिलेशन ई एफ से कराया, तो मैंने ये बना दिया। दोनों इक्वेशन को क्या किया, ऐड कर लिया, लेफ्ट वाले को लेफ्ट से, राइट वाले को राइट से ऐड किया, तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब जो टर्म कट रहे होंगे उनको काट देंगे, और फिर a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई हो जाएगा। तो उसका रिलेशन a कॉमा ई रिलेट करेगा b कॉमा एफ को, और वो भी देख लो a कॉमा बी, ऐसा हो गया तो आर क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। क्लियर हो गया? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज ही है। अच्छा, इक्विवेलेंस की बात आती है, इक्विवेलेंस क्लास कैसे फाइंड करते हैं, चलो वो बताते हैं। इक्विवेलेंस क्लास, ठीक, अब कुछ पार्ट मुझे करना पड़ेगा। देखो इक्विवेलेंस क्लास कैसे फाइंड करोगी, उसको भी फाइंड करना होगा। फाइंड करते, देखो हमको 2,5 गिवन है, तो एक पहले रिलेशन बना लेते हैं। ठीक है, एक पहले रिलेशन बना लेते हैं। पेज कहाँ गया भाई? ये, उस रिलेशन में देखो ए बी का रिलेशन सी डी से है, दैट मीन्स ए बी का रिलेशन 2,5 से होगा, और ये बिलोंग करेगा आर को। ये आपका इक्विवेलेंस क्लास के लिए हम करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां से इसी के टर्म में ये बनाओ, तो a प्लस 5 इज इक्वल टू बी प्लस 2 हो जाएगा कि नहीं? ये बात क्लियर हुई। अब यहां से b के टर्म में या a के टर्म में कुछ बना लेते हैं, तो b के टर्म में बता सकते हैं कि सब कुछ पॉजिटिव रहे, तो b इज इक्वल टू a प्लस 3 हो जाएगा। ये आपका रिलेशन बन गया। ठीक है, अब a को इस वैल्यू से उठाओ, b आपको मिलता चला जाएगा। देखो पहला मैंने ले लिया 1, तो a को जब 1 लेंगे तो b आपको 4 मिल जाएगा। जब a को 2 लेंगे तो b आपको 5 मिल जाएगा, और 2 5 तो था ही, चलो ठीक है। अब a को हमने क्या किया, 3 ले लिया, तो b आपको 6 मिल जाएगा। इसके बाहर नहीं जाना है भाई। ठीक है, उसके बाद जब मैंने 4 लिया तो 4 प्लस 3 आपका 7 हो गया। ठीक है, और उसके बाद जब मैंने 5 लिया तो 5 प्लस 3 8 हो गया। बस इतना ही बनेंगे, क्योंकि 9 आपका यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है, तो 9 को नहीं लेंगे। इतना ही आपके क्या बन रहे हैं, इक्विवेलेंस क्लास। ये आपकी इक्विवेलेंस क्लास हो गई। ठीक है,
चलो ओके, ये आपकी इक्विवेलेंस क्लास होगी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन कह रहा है लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड r बी द रिलेशन ऑन n क्रॉस n। आपका कोई नेचुरल नंबर का कोई एक सेट है जिस पे रिलेशन एक डिफाइंड है जो कह रहा है n क्रॉस n पे है, और रिलेशन है a b और c d के साथ, तो वो प्रोडक्ट देता है ad इज इक्वल्स टू bc। अभी तक क्या था, सम ऑफ कर रहे थे, अब क्या प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी सम पे पूछ लेता है, कभी कभी प्रोडक्ट पे पूछ लेता है। ठीक है, आपके रिलेशन बदल रहे हैं, देख लीजिए, ध्यान दीजिए सवाल पे, कोई भी सवाल एक जैसा नहीं है। अप्रोच सबकी एक जैसी है बट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज रहेगा, बाकी सब करना एक ही जैसा है। ठीक है, वहां पर सम लगा था बीच में, सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था, बस रिलेशन चेंज हो गया है। ठीक है, अब देखो फिर वही काम करना है भैया, हमको कंसीडर कर लेना है पहले ही, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ए बी का रिलेशन किससे, सी डी से, और सी डी का रिलेशन ई एफ से है, और ये सब बिलोंग करते हैं आर को। ये मैंने कंसीडर कर लिया बस। अब पहला पार्ट मतलब फॉर रिफ्लेक्सिव हम प्रूफ करते हैं कि हमको रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना पड़ेगा। तो भैया इसमें बताइए खुद का खुद से रिलेशन तो कर लेते हैं, तो ए बी का रिलेशन ए बी से ही करते हैं, और ये बिलोंग करेगा आर को। ठीक, अब इस बात से जरा लिखिए, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा कि नहीं, और अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स ये बिलोंग करता है आर को, और आर क्या होता है, रिफ्लेक्सिव हो जाता है। दो लाइन में रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया, देख लो। ठीक है, अच्छा एक मिनट, हमने एक बात नहीं लिखी, वो बात मैं भी इस क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उस बात के आधे नंबर कट भी आते हैं कि भैया इक्विवेलेंस जब प्रूफ करना है तो इक्विवेलेंस रिलेशन उसको लिखना भी पड़ता है कि हेंस दिस रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। इस बात को लिखने के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा, मैं भूल गया इक्विवेलेंस क्लास के चक्कर में, बट लिख लेना। ठीक है, उस क्वेश्चन में लिखो कि नीचे की हेंस दिस रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अभी मैं इस क्वेश्चन में जरूर लिख दूंगा, अब मुझे अच्छे से याद आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक की। फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, अगर ए बी का रिलेशन सी डी से है तो सी डी का रिलेशन ए बी से होना चाहिए, बस इतनी बात प्रूव करनी है। मतलब ए बी का रिलेशन सी डी से है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम ए डी इज इक्वल टू बी सी लिख लेंगे। ठीक है, तो फिर अगर ऐसा है तो सी डी का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए बी से, ये भी बिलोंग करेगा आर को। दैट मीन्स इसी को उल्टा कर दो, बी सी इज इक्वल टू या सी बी इज इक्वल टू डी ए या फिर ए डी, जो भी आप लिख सकते हो, ये भी बिलोंग करता है आर को। दैट मीन्स यहां से प्रूफ हो गया कि आर जो है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, आर क्या है, सिमेट्रिक हो गया। चलो अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भैया, इस पे भी जरा ट्रिपल स्टार लगा ही लीजिएगा। ठीक है, इनको एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा और बोल बोल के ही लिखिएगा। शांत मन से लिखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर लगेगा भाई छाप रहे हैं भाई। बोल बोल के लिखोगे, याद होता चला जाएगा भाई क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में क्या करना है, ट्रांजिटिव में क्या करना है, सिमेट्री में क्या करना है, रिफ्लेक्स, सब कुछ याद होता चला जाएगा। फिर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सम का आ जाए, प्रोडक्ट का आ जाए, मिक्सचर ऑफ सम, और अभी आएंगे इसके बाद मिक्सचर है दोनों का। अभी तक सम और मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, अब दोनों का एक अगले क्वेश्चन में मिक्सचर, और उसके बाद क्लास एंड। ठीक है, बहुत ज्यादा लेंथी क्लास नहीं लेंगे यार। ठीक है, अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो अगर ए बी का रिलेशन सी डी से है तो इस बात को हम लिखेंगे कि ए क्या लिखेंगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये तो गिवन ही था। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो सी डी का रिलेशन ई एफ से होगा, तो इस बात के लिए क्या लिखना है कि सी एफ इक्वल्स टू ई डी या डीई जो भी हो। ठीक है, क्लियर, ये तो बात हमने प्रूव कर ली। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मानिए, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मानिए। अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
ट्रांजिटिव में देखो एक ही बात बार बार हम कर रहे हैं, ठीक है। अब लेफ्ट वाला लेफ्ट एक साथ मतलब ADCF इज इक्वल्स टू BCDE, इतनी बात पता चल गई। अब देखिए C और D और C और D खत्म हो गया, मतलब AF इज इक्वल्स टू BE मिल गया। यहां से बात प्रूफ होती है कि A, E जो है वो रिलेशन है किसका, नहीं क्या बोलना भाई, तो A, B जो है वो रिलेशन है E, F का, और वो बिलोंग करता है R को। तो दैट मीन्स R क्या हो गया आपका, R इज ट्रांजिटिव, R क्या है, ट्रांजिटिव हो गया। और लास्ट में जब तीनों ही प्रूफ कर लिया, अब हमको प्रूफ करना था इक्विवेलेंस रिलेशन, तो लास्ट में एक लाइन लिखनी, हेंस द रिलेशन कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इस बात को जरा लिख लीजिएगा लास्ट वाली लाइन में, इस बात के आपको आधे नंबर मिलते हैं, ठीक है। आपने पूरे सवाल कर लिए, आपको 4.5 नंबर मिल जाएंगे। जब आप ये वाली लाइन लिखेंगे तो आपको हाफ नंबर पूरे मिल जाएंगे, और आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, आपको 5 मार्क्स एक्यूरेट मिल जाए, ठीक है। ये आपका हो गया लास्ट सेकंड क्वेश्चन था। इसके बाद एक और क्वेश्चन, फिर क्लास एंड, ठीक है। जल्दी सवाल उसको भी लिख लेते हैं ना। ओके, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहा, ठीक है, इस लेक्चर का। कह रहा है ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ट्रिपल स्टार के साथ इसको भी लगा लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। क्वेश्चन एकदम सेम है, बस आपका रिलेशन ही चेंज है। तो इस बार रिलेशन थोड़ा सा खतरनाक टाइप का है, बट डरिएगा नहीं, आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका रिलेशन दिया हुआ है। कह रहा है ऑल n क्रॉस n डिफाइंड बाई ए बी का रिलेशन CD से इफ AD और B प्लस C और BC ब्रैकेट में A प्लस D फॉर ऑल ABCD आपके n से मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, और सो दैट करना है इक्वल रेंज, ठीक है। तो सबसे पहले हमको वही काम करना है, कंसीडर कर लेना है, ठीक है। कंसीडर A, B रिलेट करता है C, D को, और C, D भाई एक मिनट क्या कर रहा हूँ, C, D और E, F बिलोंग करते हैं R को, और ये जो रिलेशन है वो बिलोंग करता है N क्रॉस N को, ठीक है। क्लियर है बात, ओके। अब इसके बाद मुझे क्या करना है ना, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। देखो रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो जाएगा बहुत आसानी से, सिमेट्रिक भी प्रूफ हो जाएगा। बात फंसती है कहाँ पर, ट्रांजिटिव में, उसी को समझना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन। फॉर रिफ्लेक्स की बात करें तो मतलब खुद का खुद से, मतलब ए बी का रिलेशन ए बी से, इतनी बात समझ में आई। तो इसको क्या करना भाई, इसी के फॉर्म में लिखना है। तो ए बी ब्रैकेट में ए प्लस, या क्या भाई, रुको एक मिनट, से मैच करने दो मुझे, इसे मैच करने दो, ए डी, ठीक है, मैंने ए बी कर लिया। ब्रैकेट में क्या करना है, बी प्लस सी, मतलब कि बी प्लस ए, इससे मैच करो। और फिर इधर क्या करना है, बी सी है, बी सी मतलब, अच्छा ठीक है। तो इस बार बी ए हो जाएगा यहाँ पर, और ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाएगा, और ये करता है आर को बिलोंग, दैट मीन्स ये क्या हो गया, आर हो गया आपका सिमेट्रिक, ओह सॉरी रिफ्लेक्सिव, आर हो गया रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब आओ जाओ सिमेट्रिक पे, ये भी आप एग्जाम्पलर का ही सवाल है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ये 2025 में भी आया हुआ है, PYQ समझ लो इसको, ठीक है। फॉर सिमेट्रिक के लिए अगर हम बात करें तो इसी रिलेशन को लिख लेना और उसका अपोजिट भी कर देना, मतलब ए बी का रिलेशन सी डी से है और वो बिलोंग करता है आर को, तो ये वाला रिलेशन लिख लीजिए कि ए डी का रिलेशन बी प्लस सी इक्वल्स टू बी सी ए प्लस डी हो जाए। अब इसका अपोजिट कर दीजिए, मतलब कि बी सी को इधर लिख लीजिए ए प्लस डी इक्वल्स टू ए डी को इधर लिख लीजिए, क्यों लिखा भी बताते हैं। जब ऐसे लिख लेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि C, D जो है वो रिलेशन है A, B के साथ, दैट मीन्स R क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक हो जाएगा।
आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब बात आती है ट्रांजिटिव के लिए, तो हमको ना उसके लिए पूरा ये आधा बोर्ड चाहिए, तो इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग ट्रांजिटिव अलग से प्रूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब इसका थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, उसको समझना भी इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग ट्रांजिटिव पे चलते हैं। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव पे। चलो, तो अगर ट्रांजिटिव की बात करेंगे, फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में पहले तो इन दोनों रिलेशन को लेंगे, फिर इन दोनों को रिलेशन लेंगे, और फिर लास्ट में ए बी के साथ ई एफ का ले लेंगे, ठीक है। चलो देखो, ए बी का रिलेशन सी डी से, दैट मीन्स आपको ये रिलेशन लिख लेना है, ठीक है। और उसके बाद सी डी, ये आप उसको फर्स्ट मानिए, उसके बाद सी डी का रिलेशन ई एफ से, तो इसको लिखिए। देखिए अब इससे मैच कराइएगा पहले, ए डी है मतलब सी एफ ब्रैकेट में डी प्लस ई हो जाएगा, इक्वल्स टू इस बार डी ई का लीजिए, तो ब्रैकेट में सी प्लस एफ हो जाएगा या एफ प्लस सी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मानिए। देखिए जब आप इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, जब आप इसको एग्जाम्पल में देखेंगे तो काफी लेंदी प्रोसेस दे रखी है, मैं इसको यहीं पर प्रूव करा देता हूँ। तो अब क्या है भाई, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में ऐड कर लेना। देखो अब अगर आप ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट अगर खोल लेते हैं, तो इसको लेंगे, तो देखो ऐसे लिखेंगे बी प्लस सी अपॉन बी सी, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वल्स टू ए प्लस डी अपॉन ए डी हो जाएगा, ठीक है। देख लो ध्यान से देखो, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे ब्रेक कर लिया, और सेकंड इक्वेशन को देखो ऐसे ब्रेक कर लेंगे, डी प्लस ई अपॉन डी ई हो जाएगा, इक्वल्स टू सी प्लस एफ अपॉन एफ सी या सी एफ हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को वापस अलग अलग खोल लेंगे, तो 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन डी हो जाएगा। करके देखो, अब इसमें भी सेम 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ई इक्वल्स टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन एफ हो जाएगा। अब क्या है, एलएचएस को एक साथ ऐड कर लो, आरएचएस को एक साथ ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो यहां पर मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो 1 अपॉन ठीक है, तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन डी, ये साथ में, प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन एफ, ये ई नहीं बेटा एफ है, ठीक, सी होगा, इक्वल्स टू एलएचएस को देखो, एलएचएस को 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी, ठीक। सी और डी वाले फिर से टर्म कट जाएंगे, बचेगा क्या, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ई। जब आप इसका वापस एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस एफ अपॉन ए प्लस ए एफ, और इधर हो जाएगा बी प्लस ई अपॉन बी ई, और इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस क्या करेंगे, बीई का रिलेशन ए प्लस एफ के साथ लिखेंगे, और ए एफ का रिलेशन बी प्लस ई के साथ लिखेंगे। तो इस बात से ये प्रूफ हो गया कि ए कॉमा बी रिलेशन है ई कॉमा एफ का, और वो बिलोंग करता है रिलेशन को। दैट मीन्स आर क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। हो गया, ये था इतना बड़ा प्रूफ ट्रांजिटिव का, ठीक है। ए बी का रिलेशन सी डी के साथ, इस बात को लिख देना है, फिर सी डी का रिलेशन ई एफ के साथ, इस बात को लिख देना है, फिर दोनों को अलग अलग क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो सबके नीचे अलग अलग टर्म आ जाएंगे, फिर अलग अलग टर्म को ओपन कर लेना, तो कुछ ऐसे बन जाएंगे। फिर दोनों इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को ऐसे ही करना है, और फिर उसके एलएचएस और आरएचएस को एक साथ ऐड कर लेना, तो सिमिलर वाले टर्म कट जाएंगे, नॉन सिमिलर वाले रहेंगे, तो उससे कुछ इसका रिलेशन बनेगा। और जब इस रिलेशन से इसको कंपेयर करोगे तो ए बी का रिलेशन ई एफ के साथ, दैट मीन्स आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। और लास्ट में एक लाइन आपको लिखनी है कि हेंस द रिलेशन, ये लाइन जरूर लिखिएगा भैया, हेंस द रिलेशन कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ओके, मैं भाई एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क देता हूं, इसको ट्राई करना,
मैं फिलहाल तो करा चुका हूँ, लेकिन वो रियल नंबर पे था। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ, कहाँ गया भाई सवाल। ये दोनों ही सवाल सेम है, बट ठीक है, नोट करो इसको और एक बार खुद से कोशिश करना। सवाल ये है कि सो दैट द रिलेशन, इसको लिख लो, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाई, लिख ही दूं क्या भाई, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे ना। एक काम करते हैं, रुको लिख देते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो। कह रहा है सो दैट, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इसको ट्राई करना। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाई, ए बी का रिलेशन सी डी से है, ठीक है। और इफ ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी ऑन द, ये भी भैया एग्जाम्पल का ही सवाल है, सेट n क्रॉस n इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इस बात को जरा प्रूव करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इक्विवेलेंस मतलब आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चीजें प्रूव करनी है। इसको एक बार खुद से करिएगा, ठीक है, ट्राई करिएगा और हो जाएगा। नहीं होता है तो मैंने इस क्वेश्चन को करा भी रखा है, उससे मैच करना, ठीक है। मिलते हैं सभी को लेक्चर नंबर 2 में। आई होप सभी को ये वाला लेक्चर बढ़िया अच्छा लगा हो और सभी को समझ में आया हो, ठीक है। मेन मुद्दा तो यही था कि आपको समझाना था हर एक टॉपिक को एकदम क्लैरिटी के साथ। तो आई होप मिलते हैं सभी को लेक्चर नंबर 2 के अंदर, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, ओके।